हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी विज्ञ साथियों को पता है, आपकी आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हमारे संस्थान की तरफ से हिंदी का बैच प्रारंभ हो चुका है। उस बैच में प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस कॉलिंग में चल रहे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो भी बच्चे जुड़ना चाहें, एंट्री हिंदी लिख करके, एंट्री हिंदी लिख करके आपको क्या करना है, 9415 पर व्हाट्सअप करना है। हमारी टेक्निकल टीम आपसे बहुत जल्द संपर्क करेगी और आगे का क्या प्रोसेस होगा उस पर आपसे चर्चा होगी। आइए, आज हम आपके बीच में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्यिक लेखन की परंपरा की शुरुआत कहां पर हो रही है। उसी लेखन की परंपरा की शुरुआत के साथ हम आज आपके बीच में हिंदी साहित्य की क्लास का शुभारंभ करेंगे। आशा और उम्मीद ये रखते हैं कि हर एक पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है, विगत वर्ष के अगर आप प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि परीक्षाएं अब नित्य प्रतिदिन, अब जो अपनी एक पुरातन धारणा थी जिस आधार पर पेपर पहले पूछे जाते थे, अब उन चीज़ों को त्यागते हुए एक नव नूतन धारण करते हुए वस्त्र की तरह जो है परीक्षा का भी जो स्तर है वह बढ़ता जा रहा है। उस स्तर को तभी आप मैनेजमेंट कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, जब आप उसी आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके बीच में शुरुआत करने चल रहे हैं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसी पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात करें, उससे पहले क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा, भाषा के अंतर्गत हिंदी क्या है, थोड़ा सा हम अगले कुछ समय में पहले भाषा पर जान लेते हैं। फिर लेखन की परंपरा का, जैसे कि शुरुआत आप गारसा दत्तासी से पढ़ते हैं कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी से आप लेखन की परंपरा की शुरुआत करेंगे। 1839 ईस्वी में उसका पहला प्रकाशन हुआ, फिर 47 में जो है दूसरा प्रकाशन हुआ पहले संस्करण का, और जो दूसरा संस्करण था वो 1871 ईस्वी में आया। क्या इससे पूर्व इतिहास नहीं लिखे गए? बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा साथियों, 1839 ईस्वी से पहले की अगर बात आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि लोगों ने ग्रंथ नहीं लिखा, लोगों ने रचनाएं नहीं की, लोगों ने रचना भी किया, लोगों ने ग्रंथ भी लिखा, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ रचे गए। आप आदिकाल पढ़ते हो, भक्तिकाल पढ़ते हो, रीतिकाल पढ़ते हो, आधुनिक काल पढ़ते हो, लेकिन जो इतिहास लेखन की परंपरा थी जिसका सूत्रपात जो है आप गारसा दत्तासी से पढ़ते हैं, वहां पर मैं आपको जोड़ूं, वहां से आपको कनेक्ट करूं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं भाषा के बारे में आपसे मैं जान लेता हूं, फिर मैं एकदम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करूंगा। आइए, जैसा कि हम भाषा के अंतर्गत इन बातों को बहुत विधिवत तरीके से बता भी चुके हैं, और जब नए बैच में हम भाषा पढ़ाएंगे तो वहां पर इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भाषा जो है वह संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है। अब ये धातु क्या होती है, तो आपको पता है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। जैसे आपसे मैं कहूं चलना, चलना, तो आप कहोगे गुरुजी चलना में ये चल आपकी धातु है, चल आपकी क्या हो जाएगी, धातु। इसीलिए इसको कभी कभी धातुना भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जब आप पूरे के पूरे क्रिया की बात करते हो तो क्रिया को हम धातुना भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? व्याकरण के अंतर्गत मैंने बहुत विधिवत चर्चा किया है, आगे भी चर्चा करूंगा। ठीक है, बात पकड़िएगा साथियों। भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी। प्रश्न सीधा पूछा जाता है तो ये भाष धातु कौन सी भाषा का है, तो आपसे ये भी जानना जरूरी है, यह संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है। और ये जो भाष धातु होती है इसमें कोई ध्वनि नहीं होती, इसमें कोई आवाज नहीं होती। हम जो मन में अपने विचार करते हैं वही आपकी भाष धातु कहलाती है। या आपसे ऐसे कहा जाए कि आखिर आप बताइए विचार क्या होता है? भाषा का मतलब है कि अभिव्यक्ति,
अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों का वाक ध्वनियों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। आप भाषा के बारे में बहुत सारी डिफिनीशन पढ़ते हैं, मैंने अलग अलग विद्वानों के अनुसार भी पढ़ाया भी है। तो प्रश्न ये बनता है कि भाष क्या है? तो भाष मतलब विचार। अब आपके मनोमस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही आपकी भाषा कहलाती है या भाष कहलाती है, ये समझिए। विचार जो आपके मन में उत्पन्न होता है, जैसे मैं यह विचार कर रहा हूं कि हमें किस तरीके से आगे पढ़ाना है, तो मैं आपको जब तक अपनी बातों को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, तब तक आपको वो बातें पता नहीं चलेंगी। तो जब तक कोई बातें आपको पता नहीं चल रही हैं, जब तक वह हमारे मनोमस्तिष्क में केवल पनप रही हैं, उत्पन्न हो रही है, वही जो मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार होते हैं वही आपके विचार हैं, और उसी को भास धातु भी कह सकते हो। अर्थात कहने का मीन्स क्या है, जो भास धातु है यह आध्वन्यात्मक है। कैसी ध्वनि है साथियों? आध्वन्यात्मक है। आपसे सीधे तौर से कभी कभार प्रश्न पूछा हुआ है, कैसी ध्वनि है भास? आध्वन्यात्मक है। अब आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब वैसे नहीं होता है, और ध्वन्यात्मक का मतलब ध्वनि, 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 और आत्मक का मतलब हो गया आत्मा, आत्मक का मतलब हो गया आत्मा। आत्मा का मकसद कहने का क्या है? आत्मा का मतलब मन हो गया, मन। यानी जब आपके मनोमस्तिष्क में कोई विचार तो उत्पन्न होता है लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं होती, तो वह आपकी भास धातु कहलाती है। और उसी विचार में जब आप ध्वनि का जामा पहना देते हो, उसी विचार में जब आप ध्वनियों का स्वरूप दे देते हो, उसी विचार में जब आवाज दे देते हो, तो वह भाषा बन जाती है। और जो भाषा होती है वह विचार विनिमय का वह माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति, एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के लिए अपने मन के भावों को, विचारों को व्यक्त करता है। इतनी सी बातें क्लियर है। तो एक पॉइंट तो यहां से आपसे पूछा जाए, पहला क्वेश्चन की भाषा में भास धातु कौन से शब्द का, कौन सी भाषा का है? संस्कृत का है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपसे पूछा जाए, या इसमें कौन सी ध्वनि है? तो यह आध्वन्यात्मक ध्वनि है। इतनी सी बातें क्लियर है। अब देखिए, मैंने देखा कि इसी को जब ध्वनि का रूप धारण, ध्वनि का रूप दे दिया जाए तो वही भाषा हो जाती है। मीन्स क्या है, एक बात ये भी क्लियर कर लीजिए साथियों। कहने का मीन्स क्या है, जब बात आप भाषा की करते हैं, जब बात आप भाषा की करते हैं तो आप डायरेक्टली एक तरीके से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाषा की जो मौखिक इकाई होती है वह ध्वनि होती है। भाषा की मौखिक इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है, और ध्वनियों के लिखित रूप से वर्ण बनता है। वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। मैंने कई मर्तबे व्याकरण के अंतर्गत आपको वर्ण विचार में ये बातें बताई है कि ध्वनि में भी अंतर है, वर्ण का भी अंतर है, और अक्षर में भी अंतर है। क्या अंतर है मैंने बताया है, आगे भी आपको बताते चलेंगे। तो देखिए, ध्वनियों के लिखित रूप से वर्ण अथवा अक्षर बनता है। वर्ण अथवा अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से आप कहते हो कि भाषा वाक्य बनती। पहले तो आप शब्दों के मेल से क्या बनाएंगे? वाक्य बनाते हैं। एक बात बहुत क्लियर आप समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिए। ध्वनि जो होती है, आप कह रहे कि भाषा की यह मौखिक इकाई होती है। भाषा की मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। भाषा के अंतर्गत हम इन बातों को बहुत गूढ़ तरीके से बताए भी हैं, और आगे नए बैच में हम पढ़ाने वाले भी हैं। थोड़ा सा आप केवल समझिए वर्ण। अब देखिए, ध्वनियों का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? ध्वनियों का लिखित रूप, ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। अब प्रश्न बनता है कि यदि आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई या लघु इकाई या छोटी इकाई पूछे तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि बताएंगे या वर्ण बताएंगे? कई मर्तबे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। कारण भी है कन्फ्यूजन का, उसका कारण यही है, आज से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब बात मौखिक इकाई की करेगा, जैसे मैंने कहा ताली बजाया, ताली बजाने से कुछ ना कुछ साउंड आ रही है, कुछ ना कुछ आवाज आ रहा है।
तो ये ताली बजाने से जो कुछ ना कुछ आवाज आ रही है, कुछ ना कुछ साउंड आ रही है, ये ध्वनि है, ये मौखिक इकाई है। चिड़ियों का चहचहाना, हवाई जहाज उड़ती है तो आप कहते हो हवाई जहाज की आवाज आ रही है। पानी आप नल का टैप खोल देते हो तो उसमें से टप 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 आवाज आता है। तो ये जो आप टप टप टप, या पंखा भी चल रहा है थोड़ा बहुत आवाज कर रहा है, चिड़ियों का चहचहाना, ये जो होता है ये मौखिक इकाई होती है। जब इसी को आप लिखने का प्रयास करते हो, लिख देते हो, तो वही वर्ण बन जाती है। यानी कहने का मीन्स क्या है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई की बात करें, या लघुतम इकाई की बात करें, या फिर छोटी इकाई की बात करें, तो आप क्या बताएंगे? वर्ण अथवा अक्षर होता है। वर्ण अथवा अक्षरों के मेल से, या वर्ण अथवा अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनती है। अब ये शब्द जो होता है, आपसे कई मर्तबे प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होती है। तो देखो, जब भाषा की प्रथम सार्थक इकाई की बात करते हैं, मैं नाम लूं मनीषा पांडे, दीपक गुप्ता, अभिलाषा गुप्ता, आदेश सर, बीबी तिवारी सर, तो मैं आपको जब ये इस तरीके से नाम लेता हूं, साधना यादव ना, तो ये देखो जो नाम लेने का ये मेरी प्रवृत्ति है। जब मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो वो तुरंत उसको ये इंडिकेट हो रहा है। मैंने जैसे कहा दीपक गुप्ता, तो दीपक भैया भाई टाइपिंग करें, इनको समझ में आया कि मेरा नाम ले रहे हैं। तो कहने का मीन्स क्या है, भाषा की जो प्रथम सार्थक इकाई होती है या प्रथम छोटी इकाई होती है, वह कहीं ना कहीं शब्द होती है। क्योंकि वर्ण कहने से, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी, का खा गा गा आ आ ई, कहने से उससे किसी सार्थक ध्वनि की बोध नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो मीन्स कहने का क्या है, आपसे प्रश्न पूछे कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई की बात किया जाए, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई, या फिर इसी को आप अर्थ की दृष्टि से भी छोटी इकाई कह सकते हो। अर्थ, क्यों अर्थ? आप वर्ण कहोगे तो क्या कोई अर्थ निकलेगा? क्या नहीं। मैंने कहा मार्कर, मार्कर कहने से आप जान गए कि मैं मार्कर की बात कर रहा हूं। मैंने कहा डिजिटल बोर्ड, तो इतना कहने से आप इस बात को समझ रहे हैं। तो मतलब कहने का क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाए अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से छोटी इकाई की बात करेगा तो आप शब्द कहेंगे। कई बार आप पढ़ते हैं कि शब्द के साथ साथ पद भी देखने को आप पाते हैं। शब्द और पद में अंतर क्या होता है आप समझ लो। शब्द जो होता है या संयुक्त रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, वही शब्द जब किसी वाक्य में, किसी भाषा में व्याकरण के नियमों से आबद्ध हो जाता है, आबद्ध का मतलब बंध जाता है, वही शब्द जब व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, आबद्ध हो जाता है, तो वही शब्द ही पद कहलाता है। जैसे मैं कहूं रजनी, तो रजनी कहने मात्र से क्या हो रहा है, रजनी कहने से रजनी का तो बोध हो रहा है, रजनी एक शब्द है। लेकिन मैं ये कहूं कि रजनी आजकल क्लास में बहुत कम आ रही हैं, तो अब देखो, इस जब मैं एक वाक्य का प्रयोग किया यानी व्याकरण के नियमों में बांध दिया, तो तुरंत यह वाक्य जो था, आपका वाक्य में जो ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है रजनी, आजकल बहुत कम लाइव आ रही हैं। तो ये एक एक शब्द जो है वह अपने में पद का रूप धारण कर लेता है। क्लियर है? बाकी मैं व्याकरण के अंतर्गत बहुत अच्छे से समझाऊंगा चीजों को। अच्छा, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनती है। प्रश्न कई तरीके से वाक्य में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सार्थक इकाई, वहां पर प्रथम शब्द ना जोड़े, छोटा शब्द ना जोड़े, तो देखो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई की बात करें, भाषा की छोटी इकाई की बात करें, छोटी सार्थक इकाई की बात करें, तब तो शब्द होगा। लेकिन भाषा की सार्थक इकाई की बात करेगा तो वाक्य होगा। क्योंकि शब्दों से, मैंने कहा राम
ठीक है। मैंने कहा राम, RAM राम लिख दिया, आपने ऐसे भी लिख दिया। मान लो और भाषा वाले होते और भाषा में लिख देते, तो उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वह तो उसी तरीके से है। क्या उच्चारण करने से चीजों की सही व्याख्या हो रही क्या, कि कौन सी भाषा में बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं, उर्दू बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे वाक्य होती है। इसीलिए वाक्य को भाषा का आधार भी कहा जाता है, किसी भी भाषा की आधार। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, बचपन का याद है भाई, और कुछ याद नहीं हुआ तो याद है, मैंने बता दिया, ठीक है ना। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, क्या है गुरुजी कहते हैं राम ही स्कूल जाता है और कोई नहीं जाते क्या, चलो अच्छी बात है। तो देखो भैया ये राम स्कूल जाता है, तो आपको लग रहा है कि नहीं मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैंने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, तो आपको लगा कि क्या हो गया गुरुजी, वाक्य हो गया, और इंग्लिश में बोल रहा हूं, अच्छा अच्छी बात है। एक चीज समझो, अब कहने का मीन्स क्या है, जो वाक्य है वह भाषा का आधार होता है। भाषा का आधार की अगर बात करेगा तो वाक्य होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप जानिए, जब बात आपके दिल में कुछ होता है, आपने पिक्चर भी देखा होगा, कुछ होता है, क्या होता है तो आप जानिए क्या होता है। अब देखो जब कुछ होता है तो वही जो कुछ होता है यानी क्या है, वो भाव है। अब भाव की आप अभिव्यक्ति किस में करोगे यार, शब्द में करोगे क्या, हाय हाय कहने से तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिखा, लेकिन दूसरा कैसे समझेगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा, गुरुजी बोलते थे इमला, कहते थे चलो ऐसा गद्यांश बोलते थे, पद्यांश बोलते थे, बोलते थे बेटा इसका क्या करो, अर्थ लिखो, भावार्थ लिखो। तो भावार्थ किसका लिखते थे आप बताइए, वाक्यों का लिखते थे ना। तो कहने का मीन्स क्या है, भाव की दृष्टि से या भावार्थ की दृष्टि से प्रथम इकाई, छोटी इकाई, सार्थक इकाई, बड़ी इकाई कुछ भी पूछे तो क्या हो जाएगा, वाक्य होगा। किसी लड़की को प्रपोज करना था, बड़ा प्रेम हो गया उससे, आपने कहा आई, तो आई से क्या भैया समझेगी, क्या आई। आपने कहा लव, तो लव से क्या समझेगा, आपने कहा युग तो क्या समझेगा। लेकिन तीनों को एक साथ मिला के बोलो, एक साथ मिला के बोलोगे तो क्या हो जाएगा, आई लव यू ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूं या प्यार करता हूं। प्रेम और प्यार में अंतर क्या है जरा कमेंट करके बताना, प्रेम और प्यार में अंतर क्या है जरा कमेंट करके बताना मेरे भैया संसाइयों, ठीक है ना। तो देखो किस चीजों को समझिए, कहने का मीन्स क्या है, जब हम भाव की बात करते हैं, भावार्थ की बात करते हैं, तो पूरे के पूरे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो कहने का मीन्स क्या है, भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ की दृष्टि से, भाव या भावार्थ की दृष्टि से छोटी इकाई पूछे, बड़ी इकाई पूछे तो वाक्य होगी, और फिर जाकर के वाक्य से आपकी वाक्यांश, फिर जाकर के आपका भाषा बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये तो रही बात भाषा की। भाषा के बारे में मैंने थोड़ा सा बातें किया, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की परंपरा हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको भाषा से कनेक्ट किया कि आपको चीजें पता रहें। अच्छा, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, तो थोड़ा बहुत हिंदी भाषा के बैकग्राउंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाषा का ऐतिहासिक दृष्टि क्या है। देखिए, सभी भाषाओं की एक ऐतिहासिकता है। ऐतिहासिकता का मतलब इतिहास। सभी भाषाओं की एक विशेषता है, सभी भाषाओं की एक भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति कहने का मतलब, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, जैसे भारत देश के लगभग 10 प्रदेशों की भाषा हिंदी है, और लगभग 5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर दूसरी भाषा के रूप में हिंदी है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ये सारे जो क्षेत्र हैं हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो अभी जो क्षेत्र हमारा निर्धारण करता है वही आपका भौगोलिक दृष्टिकोण होता है। सब पर मैंने चर्चा किया हुआ है भाषा के अंतर्गत, फिर भी मैं नया बैच क्योंकि शुरुआत कर रहा हूं तो वहां पर चर्चा करूंगा। संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं तो 14 सितंबर
1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। 300 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हर एक अनुच्छेद के बारे में विधिवत चर्चा भी किया हूं, आगे भी करूंगा। तो ये संवैधानिक स्थिति होती है, यानी संविधान के किस भाग में, चलिए आप बता ही दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है संविधान के किस अनुच्छेद में और किस भाग के अंतर्गत है, ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। आइए, तो मैं कहने का मीन्स क्या है, तो हर एक भाषा की ऐतिहासिकता, थोड़ी सी ऐतिहासिकता पर चर्चा करते हुए फिर आपके बीच में साहित्य लेखन की कला को स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए थोड़ा सा अब हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि चीज़ों को मैंने इसलिए भी बता दिया कि बहुत सारे बच्चे होते हैं पीछे वाला चैप्टर नहीं पढ़े रहते, तो आपको कनेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको केवल कनेक्ट करने के लिए इसको बता रहा हूँ। आइए, तो आपको पता है कि सारी भाषाओं की जो जननी है वह हमारी मातृभाषा है, हमारी आदि भाषा है संस्कृत। संस्कृत जो है ये सारे भाषाओं की जननी है, इसीलिए इसे आदि भाषा भी कहा जाता है, आदि जननी भी कही जाती है, ठीक है ना। संस्कृत को आदि भाषा या आदि जननी भी कहा जाता है। अगर आप संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के भी दो प्रस्फुटन मिलते हैं, संस्कृत में भी दो प्रस्फुटन मिलते हैं, जिसमें आप बात करते हैं प्राचीन संस्कृत और आज की संस्कृत। यानी प्राचीन संस्कृत कहने का मतलब क्या होता है, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत के बाद जो है उस समय के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे बोल चाल के लिए जो भाषा का प्रयोग करते, उसी को लोक संस्कृत कहा गया है, लोक भाषा या लोक संस्कृत। लोक संस्कृत में शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी लोक भाषा संस्कृत, ठीक है। आप चाहो तो पूरा लिख लीजिए, लौकिक ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में कोई जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लौकिक लिख लीजिए तो क्लियर रहेगा, लौकिक संस्कृत। अब देखिए बहुत बारीकी से समझिएगा, हम हिंदी के इतिहास से चीज़ों को रूबरू करा रहे हैं। जो वैदिक संस्कृत थी इसका जो समय था वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। आप बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ अलग अलग भी अध्ययन करने को पाएंगे, बहुत सारी पुस्तकों में 2000 ईसा पूर्व की बात करता है, लेकिन जो प्रामाणिकता है, जो आपकी परीक्षा के नज़रिए से सबसे सार्थक है, मैं उसी पर फैक्ट पर केवल चर्चा कर रहा हूँ। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व आपकी वैदिक संस्कृत थी, और ये लौकिक संस्कृत जो है 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक चलती है। अब देखिए वैदिक संस्कृत जो थी, वेदों की भाषा, उपनिषद की भाषा, पुराणों की भाषा जो थी वह वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आपके वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वेदों पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ये आदि भाषाएं जो थी, ये जो ग्रंथ थे ये आपकी वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। जब बात लौकिक संस्कृत की करते हैं तो लौकिक संस्कृत में आपका रामायण पढ़ते हैं आप, वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण हो गया, वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत हो गया, पाणिनि की आप अष्टाध्यायी की बात करते हो, अष्टाध्यायी की बात करते हो, महर्षि पतंजलि के महाभाष्य की बात करते हो, तो ये जितनी भी जो है ग्रंथ को आप पढ़ते हैं वह आपकी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। सॉरी, समझिएगा। अब जो वैदिक संस्कृत थी मित्रों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 3 प्रकार से ग्रंथ लिखे गए। वैदिक संस्कृत में भी 3 प्रकार से ग्रंथ लिखे गए। एक तो वेद लिखे गए, वेद लिखे गए जिसको संहिता भी कहते हैं। यानी आप देखिए, मैं अगर इस पर चर्चा करूं, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वैदिक संस्कृत, अक्सर आप पंडित जी लोगों को मंत्र बोलते हुए सुना करते हैं, ओम ब्राह्मणो सिंहमासीदो बाहो राजन्याकृतौ तस्य भूमो शूद्रो अजायत।
वही पंडित जी एक कहते हैं ये वैदिक मंत्र बोल दिए, वही पंडित जी को वैदिक मंत्र नहीं आता, धूप बत्ती दीपक जलाने के लिए, धूप बत्ती जलाने के लिए तो पंडित जी बोल देते हैं वनस्पत रसदो भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तम आघ्रेया सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृहता धूपम आघ्रापयामी। तो आप पंडित जी को कह दो ये मैया, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, लौकिक संस्कृत। आम आदमी कैसे जाने कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत क्या है? उसको तो जो भी बोल रहे हैं गुरुजी वो सब वैदिक संस्कृत लग रही है, सब उसको लौकिक ही लग रहा है। अभी पंडित जी लोग कैसे जानते हैं कि वैदिक संस्कृत है लौकिक संस्कृत? आखिर वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत का विकास क्यों हुआ? साथियों मैं बताना चाहूंगा, आप में से देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, आप कक्षा 10 पास करते हो, 10 पास करने के बाद 12वीं क्लास में आते हो तो आप संस्कृत ले लेते हो। कोई बच्चा आर्ट में जाता है, कोई साइंस में जाता है, कोई बायोलॉजी से जाता है। क्यों? दो कारण हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह होगा कि आपको उसमें से जिस भाषा के साथ आप चल रहे थे वह कठिन लग रही थी। पहला कारण वो कठिन लग रही थी इसलिए आपने उसको छोड़ दिया, सरल को भी चूज कर लिया। अच्छा, दूसरा कारण जरूरी नहीं कि हर अवस्था में वह कठिन ही हो, ठीक है ना, हर अवस्था में वह कठिन ही हो ये कहा नहीं जा सकता। आप एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के साथ हमारे भावी शिक्षक बैच 2.0 में पढ़ रहे हैं आपकी आगामी परीक्षा टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए। जरूरी थोड़ी है कि आप एसपी शुक्ला एजुकेट पर ही पढ़ेंगे। दो कारण हो सकता है, आप एसपी शुक्ला एजुकेट को छोड़ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कारण समझिए, पहला कारण तो ये हो सकता है कि एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान पर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको चीजें बहुत सहज लग रही हैं, बहुत सहजता के साथ समझ में आ रही हैं और हर एक पॉइंट को आपसे क्लियर करता जा रहा हूं। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है, आपकी जो रुचि है वह किसी और के प्रति है। आपका जो समर्पण है, आपका जो भाव है वो अच्छा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता ये मतलब नहीं रखता, लेकिन आपका जो समर्पण है, आपकी जो इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि हो किसी और के प्रति है। तो मैं लाख अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छी नहीं लगेगी बातें, आप कहीं ना कहीं उसमें कमी ढूंढेंगे और अच्छी लग गई तो फिर दूसरे को अच्छा नहीं समझेंगे, आप जुड़ जाएंगे। तो चीजें वही हैं। जब बात वैदिक और लौकिक संस्कृत की होती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की जहां बात की जाती है वहां पर पहला प्रश्न यही आता है कि आखिर वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत की आवश्यकता क्यों पड़ गई उस समय के ऋषियों को? आप त्रिमुनि पढ़ते हैं, त्रिमुनि के अंतर्गत आप पाणिनि को पढ़ते हैं, कात्यायन मुनि को पढ़ते हैं और महर्षि पतंजलि जी को पढ़ते हैं। क्या तीन ही मुनि हुए और मुनि क्या चले गए थे? और भी तो थे। मुनि का मतलब ही होता है मनन करने वाला, चिंतन करने वाला। क्या और मनन चिंतन नहीं किए थे? बहुत सारे प्रश्न निकल कर आएंगे। तो आप देखिए, दो कारण हो सकते हैं वैदिक से लौकिक में जाने का। पहला कारण तो यह हो सकता है उस समय के ऋषियों को, मुनियों को यह बात लगी होगी, यार अगर मैं वैदिक संस्कृत में ही चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो संतानें होंगी, पता नहीं वो इन चीज़ों से रूबरू हो पाए या ना हो पाए। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने सोचा हमें लौकिक संस्कृत की तरफ चलना चाहिए। तो एक पॉइंट तो ये हो सकता है कि वैदिक संस्कृत कठिन थी इसलिए लोगों ने वहीं छोड़ दिया, उसका विकास नहीं हुआ, लौकिक का विकास हुआ। लौकिक में ही तो प्रस्फुटन होता है, वैदिक वहीं के वहीं रह गए, पहला कारण। दूसरा कारण यह भी हो सकता है, मैंने बताया ना क्लास 10th आप पास आउट हुए, एक कारण तो आपको कक्षा 10 की किताबों में आपने देखा कि हम भैया साइंस बैकग्राउंड से नहीं चल पाएंगे, बड़ा कठिन है। दूसरा कारण यह भी तो हो सकता है मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं दूसरा विषय क्यों नहीं पढ़ा दे रहा हूं, मैं दूसरा विषय क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, या आप दूसरा विषय क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपना कॉम्बिनेशन हिंदी के साथ ही क्यों बना रहे हैं। दो कारण हो सकते हैं, आपके साथ भी मेरे साथ भी। पहला कारण तो यह होगा प्रथम दृष्टा की हमें दूसरे विषय कठिन लगे होंगे, ये विषय अच्छा आसान लगा इसलिए मैं आया, पहला कारण। दूसरा कारण यह भी हो सकता है और विषय हमको कठिन नहीं लगे, लेकिन इस विषय में हमारी जो रुचि थी, हमारा जो इंटरेस्ट था, हमारा जो इस बीच में दोनों के बीच में संबंध था वो बहुत अच्छा था, हमें लगा। सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट ही वाली चीज होती है, भाव जब तक अंदर से जगता नहीं वो चीजें अच्छी होती नहीं। बहुत सारे शिक्षकों को आप देखेंगे बिना भाव के
आ जाते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, ज्ञान तो भले कम है लेकिन भाव इतना होता है, वो भाव जो होता है उस ज्ञान की प्रगाढ़ता को भी कम कर देता है। तो सेम वही बातें होती हैं कि आपको उसमें इंटरेस्ट कम था, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा था और चीजें आगे बढ़ गई। समझ में आया कि नहीं? तो वैदिक और लौकिक समझ में आया कि वैदिक संस्कृत वहीं रह गई, लौकिक क्यों आगे बढ़ी, कारण समझ में आ गया। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, वैदिक संस्कृत जो थी साथियों, मैंने बताया कि इसमें 3 तरीके के ग्रंथ लिखे गए। इसमें 3 तरीके के ग्रंथ लिखे गए। एक तो आपने देखा कि संहिता। संहिता का मतलब होता है वेद। संहिता का मतलब होता है वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। अब इन्हीं चारों वेदों पर आप जब ऋग संहिता, सब संहिता की बात करते हो तो आपको तो ऋग संहिता, यजुर संहिता, आप कहते हो साम संहिता और कहते हो आप अथर्व संहिता। अब देखो, जो ऋग्वेद होता था, जो ऋग्वेद होता था, यह जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, इसका जो है यज्ञ के समय गान किया करते थे। क्या करते थे? यज्ञ के समय गान करते थे। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं, बताइए कितने मंडल हैं? तो आप कहोगे गुरुजी ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। इसके गान करने वाले को क्या कहा जाता है? यानी इसके गान, गान का मतलब होता है इसका जो पंडित हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, वो जो गान करते थे, हर ग्रंथ को गाने वाला होता था। आज तो मान लो भाई, अब तो सभी करने लगे, अब तो कोई चीज नहीं रह गई कि उर्दू, मतलब अब उर्दू कहने का मतलब केवल मुसलमान ही नहीं होता। पहले उर्दू का मतलब मुस्लिम ही हुआ करता था क्योंकि मुसलमान ही उर्दू पढ़ते थे। संस्कृत कहने का मतलब केवल और केवल ब्राह्मण हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण हो। अब आज जरूरी है कि वही होगा। अब आजकल तो आप बच्चे भी पढ़ रहे हो। तो उस समय की जो परंपराएं थी, अब देखो पहला आपने पढ़ा संहिता था और दूसरा जो था वह ब्राह्मण ग्रंथ होता था। जितनी संहिताएं होती थी, हर एक संहिताओं की अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता था। आप बच्चे जरा कमेंट करके बताइए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी आपसे पूछा जाता है। कई मर्तबे ये पेपर में पूछा भी गया है, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आइए तो देखिए, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता था, जो ब्राह्मण होता था, बताइए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखते थे? ऐत्रेय ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे? ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था। और यजुर्वेद जो था साथियों, यह 2 वेदों में बटा था। एक तो आपने पढ़ा होगा शुक्ल यजुर्वेद और एक पढ़ा होगा आपने कृष्ण यजुर्वेद। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। खास तौर से ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, यह तो मंत्रों में है, इसमें केवल और केवल मंत्र हैं। यज्ञ के समय, ठीक है ना, यज्ञ के समय के साथ साथ जब पंडित जी लोगों को आप देखते हो कर्मकांड करवाते हैं, कर्मकांड का मतलब होता है पूजा पाठ, शादी विवाह में जब आप पंडित जी लोगों को बुलाते हैं तो जो कर्मकांड कराते हैं वो शुक्ल यजुर्वेद से मोस्टली मंत्र होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो होता है साथियों, यह गद्य एवं पद्य मिश्रित है। इसमें गद्य भी हैं एवं पद्य भी हैं। अब देखिए, शुक्ल यजुर्वेद के लिए शुक्ल से सा याद करिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था, शतपथ ब्राह्मण हुआ करते थे, शतपथ। शुक्ल यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मण हुआ करते थे। और यजुर्वेद में ही कृष्ण यजुर्वेद की जब बात करते हैं तो तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे, यानी तैत्तरीय नाम के होते थे, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था। बात जब सामवेद की करते हैं, सामवेद का मतलब क्या होता है? सोम ऋषि की बात आती है। और कहा जाता है कि जो पहले कुछ ऐसे भी ऋषि हुआ करते थे जो पी के टुन्न हो जाते थे। आजकल जैसे आप देखते हो ना, आदमी क्या करता है, मदिरा का सेवन करता है। मदिरा, मदिरा का मतलब समझ रहे ना, शराब, बियर, दुनिया भर की चीजें बहुत सी आती है ना।
जब उसका जो सेवन करता था, पहले वैसे ही एक ऋषि हुआ करते थे जो पी कर टुन्न हो जाते थे। अच्छा, जब पी के टुन्न हो जाता है आदमी, क्या होता है, बड़ा मस्त रहता है, वो एकदम मस्त रहता है। कुत्ता चाट रहा है गिरा बगल में, कुत्ता चाटो से कोई मतलब नहीं, भाई चाटने दो, उसको लग रहा है स्वर्ग में हूं इस समय है। नाली में गिर गया कोई बात नहीं, उसको लग रहा है मैं इस समय अपने महल में, राजमहल में बैठा हुआ हूं। तो वो जो ब्राह्मण हुआ करता था, बड़ा ही खतरनाक ब्राह्मण हुआ करता था, ठीक है। और पीने के बाद आदमी करता क्या है, आखिर पी लिया तो तांडव करता है। क्या करता है, तांडव। इसीलिए जो सामवेद था, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह क्या है आपका, तांडव, या इसी को पंचविश भी कहा जाता है, तांडव या पंचविश। तो ये हो गया आपका अथर्ववेद जो था। अच्छा, सामवेद में मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो इसका कुल अपना जो स्वयं का मंत्र है 75 तो इसके स्वयं के मंत्र हैं, बाकी सारे मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अथर्ववेद की जब बात करते हैं, अथर्वा ऋषि की बात आती है, और आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, जादू टोना भूत प्रेत दुनिया भर की चीजें। पंडित जी लोग बड़े खतरनाक खतरनाक हैं, यहीं से ढूंढते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है बच्चा हो जाएगा, चलो आओ, इतना पैसा दो, हो भी जाता है, एकदम वास्तविकता है, फॉलो करिए। कोई आज के समय में अथर्ववेद पढ़ना ही नहीं चाहता। संस्कृत कक्षा 8 की किताब 10 की किताब तो आदमी को पल्ले नहीं पड़ रही, अथर्ववेद कौन सा पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा। उनको कर्मकांड में ही भले चले जा रहे, मंत्र ही याद करने में, स्वस्ति वाचने में बेचारे थके पड़े हैं। तो कहां से अथर्ववेद की बात करेंगे। तो भैया जो अथर्ववेद था इसको जादू टोना, अब इसके जो ब्राह्मण हुआ करते थे उसको कौन सा ब्राह्मण आपने पढ़ा, यहां पर ऐत्रेय ब्राह्मण पढ़ा, सतपथ और तैत्रीय पढ़ लिया, तांडव पढ़ लिया। अब एक ब्राह्मण ग्रंथ बच गया, जो पथ दिखाएगा वह पथिक कहलाएगा, और जो पथिक होगा वह गाय की तरह सीधा होगा, गोपथ ब्राह्मण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यानी इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ वह गोपथ हो गया। तो देखिए मैंने बताया वैदिक संस्कृत एक आपने देखा संहिता, 4 संहिता आई, ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। फिर बात आई ब्राह्मण ग्रंथ की, 4 ब्राह्मण ग्रंथ इसके हुए, क्योंकि यजुर्वेद में 2 ग्रंथों में डिवाइड हो जाता है, शुक्ल और कृष्ण, तो अलग अलग सतपथ और तैत्रीय की बात आती है। फिर आता है आपका उपनिषद। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, 108 उपनिषदों पर चर्चा हुई। तो ये जो ग्रंथ थे ये वैदिक संस्कृत थे। कौन सी संस्कृत के अंतर्गत हैं, वैदिक संस्कृत। भाषा में मैंने बहुत डीप में इसको साथियों पढ़ाया है, और जब हम नए बैच में भाषा की बात करेंगे तो वहां पर इन बातों को बहुत आपको मार्मिक तरीके से बताएंगे भी, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम चीज़ों को तो आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल ही जाएगा। किताबें हमारी आपको पता है साथियों, मार्केट में किताबें भी आ चुकी हैं, तो आप ऐसी गलती कदापि ना करें। किताब बहुत आसानी से मिल रही है, बहुत सस्ती किताब है, 50 किताबों पर किताब भारी है, इसलिए आप ये गलती ना करते हुए किताब जरूर आप खरीदें, ठीक है ना। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान का जरूर सहारा लेना पड़ेगा, चीज़ों को आप बेस्ट करना चाहते हो इसलिए, क्योंकि एकदम स्पेशली आपके लिए चीज़ों को बनाया गया है। तो ये मैंने बात किया वैदिक संस्कृत। अच्छा, आइए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, फिर हम अपने लेखन पर स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो अब देखिए, यानी कहने का मतलब जो भाषाएं थी, अगर हम भाषा का वर्गीकरण कर दें, भाषा का वर्गीकरण अगर किया जाए तो आप देखेंगे भाषा का वर्गीकरण, अगर बात भाषा के वर्गीकरण की होगी तो आप कहोगे 3 वर्गीकरण कर दीजिए गुरुजी। एक तो आप कहोगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और उसके बाद आप देखोगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और इसके बाद जब बात आप करेंगे तो आधुनिक
कालीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए मैंने बहुत अच्छे से वर्गीकरण किया है भाषा में, मैं यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में चीज़ों को केवल और केवल आपको कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें कनेक्ट होते हुए आगे बढ़ेंगी तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय था वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी लिख लीजिए, अच्छा यहाँ पर जाएगा 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी जाएगा। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात जब करते हैं तो आप देखते हैं 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक या अब तक जो भाषा का वर्गीकरण चला आ रहा है वह आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण होता है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं भाषा का वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जब बात करेंगे तो आपने देखा इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की जब बात की जाती है तो वहाँ पर आपने पढ़ा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का वर्गीकरण करते हैं। और आधुनिक कालीन भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तो आज जो आप भाषाओं की जो वर्गीकरण कर रहे हैं पढ़ते वही आता है। तो एकदम संक्षिप्त रूप से इसको जान लेते हैं, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले आप देखेंगे कि वैदिक संस्कृत आती है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद आपने देखा कि लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली को ही प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, पाली को ही प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। फिर आपका आता है प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भाषा भी कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। और उसके बाद आपने देखा होगा पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। बाकी आप जानते रहिए, एक वो तो रहेगा ही, इसी में आप पढ़ते हैं सौर सैनी अपभ्रंश की जब बात आती है, ठीक है ना, सौर सैनी अपभ्रंश की बात आएगी। अच्छा, मैं भी उस पर चर्चा करने वाला हूँ, इसको जाने दीजिए, मैं उस पर चर्चा करने वाला हूँ। आप चाहो तो अवहट्ट लिख लेते हैं, अवहट्ट का भी, क्योंकि कभी कभार पूछा जाता है। अवहट्ट जो थी वह कड़ी थी जो है। और उसके बाद आप जो है देखेंगे आधुनिक, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा की बात आती है। देखो जो वैदिक संस्कृत था साथियों, इसका जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। और उसके बाद पाली जो है इसको बौद्ध साहित्य का भी ग्रंथ कहा जाता है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। त्रिपिटक, त्रिपिटक में 3 पिटक कौन कौन से आते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनकी भी जो रचना हुई वह पाली में हुई और इसका जो समय माना जाता है वह 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी तक या माना जा सकता है। और प्राकृत जो था यह जैन साहित्यों का पवित्र ग्रंथ, जैनियों का पवित्र ग्रंथ। आगम, आगम की रचना जैन साहित्य यानी प्राकृत में हुआ, जो कि द्वितीय प्राकृत कही जाती है। पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो समय है वह आपका जैनियों का, और अपभ्रंश का जो समय है वह 500 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जब बात करते हैं
तो अपभ्रंश की बात आती है, और अपभ्रंश के पहले कवि की बात आती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। स्वयंभू की रचना पौमचर्यु है। पौमचर्यु में 5 कांड हैं। राम की कथा को इन्होंने लिखा है, प्रबंध काव्य है। तो स्वयंभू से चीजों की शुरुआत हो जाती है। अपभ्रंश के पहले कवि यानी स्वयंभू की बात कर ली जाती है, बहुत विधिवत चर्चा भी किए भी है। फिर इसके बाद आपका अवहट्ट जो है, कुछ विद्वानों ने अवहट्ट का समय 900 से लेकर के 1100 ईस्वी माना है। बस समय पूछा जाता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। बाकी आधुनिक काल जो है वह 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक का समय आधुनिक काल का आता है। जब बात हम हिंदी साहित्य की कर रहे हैं, देखिए बहुत आराम से आइए, हम हिंदी के विकास की अगर बात करें, हिंदी का विकास कैसे हो रहा है, हमारी भाषा हिंदी का विकास, तो आप कहोगे गुरुजी संस्कृत आई, आदि भाषा संस्कृत, संस्कृत के बाद आपने देखा कि पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश, और इसी अपभ्रंश के उत्तर भारत में मुख्य रूप से 5 होते हैं। उत्तर भारत में 7 रूपों का वर्गीकरण कहीं कहीं विद्वानों ने किया है। इसी अपभ्रंश का एक रूप होता है सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, इसी सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी भाषा हिंदी का वर्गीकरण मिलता है। और इससे पूर्व अगर आप देखेंगे तो खड़ी बोली का वर्गीकरण, यानी खड़ी बोली आ जाती है। मैं बोली पर जब बातें करता हूँ कि मुख्य रूप से 17 बोलियां होती हैं, कुछ ने 18 माना, और तिवारी जी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार ताजुबेकी और निमाड़ी को जोड़ करके 19 माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 8 को ही प्रधानता दी है। तो ये अलग अलग बातों की जब बात की जाती है, भाषा के अंतर्गत ही भाषा का विषय होता है। मुझे मुख्य रूप से पकड़ना था अपनी भाषा हिंदी को पकड़ना है। तो देखिए अब आप जरा ध्यान दीजिए, हिंदी का विकास कैसे हो रहा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, फिर जा करके हिंदी से हिंदी का विकास हो रहा है। नहीं मतलब सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हो गया। ये तो हिंदी के विकास का क्रम रहा। अब साहित्य लेखन की जो परंपरा की बात की जाए, साहित्य लेखन की परंपरा की अगर बात की जाती है तो आपने पढ़ा होगा मुख्य रूप से आदिकाल, आदिकाल, आदिकाल के बाद। अब अगर मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैं बातें करूं, तो क्योंकि युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने लिखा। पहले की जो प्रवृत्ति थी, जो अगर आप बात करें प्राचीन काव्य, पूर्व काव्य भी कह सकते हो, फिर उसके बाद प्राचीन काव्य के बाद उत्तर मध्य काव्य, मध्य काव्य, फिर उत्तर मध्य काव्य, फिर उसके बाद आप आधुनिक काल की बात करते हो। तो प्राचीन काव्य जो था उसी को आदिकाल, उसी को आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वीर गाथा काल का नाम दिए हैं। तो मुख्य रूप से पहले आप जानिए 4 जिनके बारे में पढ़ना होता है। आदिकाल, आदिकाल के अगर समय की बात करेंगे तो मैंने बताया ना कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें की है। जो प्रामाणिकता माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो समय माना है संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत, 1375 विक्रमी, यानी संवत और वर्ष में 57 वर्ष का अंतर होता है, ये आपको पता ही है। अगर आप इसी में 57 घटा देंगे तो आप पाएंगे 993, ये ईस्वी बदल जाएगा। यानी आप देखेंगे कि सन 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी का जो समय रहा, यह जो समय था वह आदिकाल यानी वीरगाथा काल का था। फिर आदिकाल के बाद आप पढ़ते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय था वह संवत 1375 से स्टार्ट करके आप पढ़ते हैं 1700 विक्रमी संवत तक का जो समय था, यह आप भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल के नामकरण में भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार आप बातें करते हैं, हम जिन पर चर्चा करेंगे। मेरा मेन फोकस जो है वह आपको केवल और केवल परिचय कराना है। बाकी तो जब साहित्य स्टार्ट होगा तो एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आएंगी ही। तो यहाँ पर आप पढ़ते हो सन 1318 ईस्वी से लेकर के
1700 में से आप 57 घटाएंगे तो पाएंगे 1643 ईस्वी का जो समय रहा वह आप भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल के बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल को अलग अलग विद्वानों के अनुसार कोई अलंकृत काल कहता है, कोई श्रृंगार काल कहता है, कोई उत्तर मध्य काल कहता है। तो अलग अलग बातें करेंगे हम जब रीतिकाल पर चर्चा होगी। इसका जो समय था वह संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी तक इसका जो समय रहा ये रहा। और अगर बात अगर सन में बदलेंगे तो हो जाएगा सन 1643 से लेकर के 1900 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1843 ईस्वी तक ये समय रहा आपका जो है रीतिकाल का। रीतिकाल के बाद आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। गद्य काल का जो समय रहा वह संवत 1900 से लेकर के 1984 विक्रमी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक समय निर्धारण कर दिया है, जबकि कुछ विद्वानों ने, अधिकांश विद्वानों ने अब तक की बात कही है। ठीक है, क्योंकि आप जब आधुनिक काल की बात करते हैं, आधुनिक काल में जब भारतेंदु युग की बात आती है तो भारतेंदु युग के पूर्व, रीतिकाल के समाप्त होने के बाद और भारतेंदु युग के प्रारंभ होने से पूर्व, यानी जैसा कि आपको पता है 9 सितंबर 1850 ईस्वी को भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और 7 जनवरी 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो अधिकांश विद्वानों ने उनके जन्म से ही आधुनिक काल की शुरुआत मान ली है, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार अभी रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान की बात करते हैं, तो अलग अलग बातें आप देखते हैं, देखने को मिलती हैं। 1868 ईस्वी से मिल जाता है ना। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे कुछ लोगों ने 1850 ही माना है, लेकिन रियल मामले में देखा जाए तो 1868 ईस्वी से जो है मुख्य रूप से जो है आधुनिक काल में भारतेंदु युग की शुरुआत माननी चाहिए। लेकिन अब कुछ विद्वानों ने, अधिकांशतः विद्वानों ने उनके जन्म से ही जो है चीज़ों को मान लिया है। ठीक है, तो देखिए अब आधुनिक काल की बात जब करेंगे 1900 यानी 1843 ईस्वी से लेकर के 1927 ईस्वी 1927 ईस्वी का जो समय रहा वह आधुनिक काल का रहा। तो ये एक प्रामाणिकता रहती है जिसके आधार पर आप पढ़ते हैं। बाकी अलग अलग विद्वानों की बातें अलग अलग की जाएंगी, हम उन पर चर्चा करेंगे। अब बात जरा समझने का आप प्रयास करिए। अब यहीं से आपकी इतिहास लेखन की परंपरा का मैं शुरुआत करने चल रहा हूं। ठीक है ना, इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत करने चल रहा हूं। इससे पहले आपने पढ़ा 84 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता। तो आप बहुत सारे ऐसे ग्रंथ पा रहे हैं। स्वयंभू को आप देख रहे हैं, पौंचर्यू की बात कर रहे हैं। आप जरा कल्पना करिए, जो हमारा इतिहास लिखा जा रहा है या इतिहास लेखन की पहली बार जो चेष्टा किया गया, जो प्रयास किया गया, वह गारसा द तासी से मिलता है। और गारसा द तासी जैसा कि आपको पता है फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच थे यानी फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा होगा, अमूमन सी बात है। तो फ्रेंच भाषा में कोई विद्वान अपने बारे में लिख रहे हैं, हिंदी के बारे में कोई दूसरा विद्वान लिख रहा है, क्या भारतीय नहीं थे? उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। उनकी ग्रंथ की जब बात करते हैं, इस्तवार द ललितेतुर हिंदुस्तानी, जिसको मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू के साहित्य के इतिहास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें हिंदी और उर्दू के ही कवियों की बात की जाती है। 738 कवियों में 72 कवि हिंदी के और जो है शेष जो बचे यानी लगभग 666 कवि जो है वह उर्दू के हैं। तो उन पर चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप जानिए। आप कल्पना करिए कि 1839 ईस्वी में साहित्य का इतिहास अब लिखने का प्रयास करने जा रहा है कोई व्यक्ति। शुरुआत होने जा रही है गारसा द तासी से। क्या इससे पहले नहीं लिखा गया? इससे पहले ग्रंथ तो बहुत लिखे गए साथियों, रचनाएं तो बहुत हुई। आप सूरदास को पढ़ते हो, तुलसीदास को पढ़ते हो, कबीर दास को पढ़ते हो, बिहारी को पढ़ते हो, रसलीन को पढ़ते हो, रसखान को पढ़ते हो, मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ते हो। इधर आप पृथ्वीराज रासो के आधार चंद्रबरदाई को आप पढ़ रहे हैं, जगनिक को पढ़ रहे हैं, विद्या भूषण को पढ़ रहे हैं, अमीर खुसरो को पढ़ रहे हैं। आखिर इतिहास क्यों नहीं लिखा? कभी कल्पना करिएगा, मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये चर्चा का विषय बहुत ही विधिवत चर्चा का विषय है।
आप शिक्षक पढ़ाते समय ये कहते हैं कि 1839 ईस्वी में इतिहास लिखा गया, पहली बार गारसा दतासी से शुरुआत कर देते हैं, लेकिन कभी इस पर क्यों चर्चा नहीं करते, क्यों इस चर्चा का विषय नहीं बनाते कि आखिर इसके पहले की जो रचनाएं लिखी गई वहां से क्यों इतिहास नहीं लिखा गया। आखिर 1839 को ही आप इतिहास क्यों मान रहे हो? क्या आप ये बताइए, आप जो है नानी का अपने हाल लिखिए, नानी के आगे ननिहाल का हाल लिखिए तो कैसी बात लगेगी, जरा कल्पना करिए, कल्पना करिए। ये कल्पना का विषय है, मैं इस पर चर्चा करूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप कुछ कल्पना करिए यार, ये बताओ, मैं अपने बाबा को देखा हूं, मेरे बाबा हमारे सामने रहे हैं, मैं बाबा के बारे में लिख सकता हूं ना। अब बाबा है ये नहीं, बाबा के बाद अब मैं बाबा के कहां से हाल चाल लिखूंगा ऐसा नहीं है, बाबा जी से पूछ के लिखूंगा, उनके भी बाबा का हाल लिखूंगा, उनके बाबा से पूछ के लिखूंगा। अब उनके बाबा कहाँ मिलेंगे, वही जो बताएंगे लिखूंगा। हाँ, तो एक बात समझो, तो कुछ ना कुछ प्रामाणिकता पर संदेह तो उत्पन्न होगा कि नहीं। भाई मैं अपने बाबा को देखा हूं, अपने बाबा का हर चाल चलन देखा हूं, मैं उनके बारे तक अच्छा सा लिख सकता हूं, अपने पिताजी के बारे में लिख सकता हूं, मामा के बारे में, नानी के बारे में, जिनको मैं देखा हूं। लेकिन जिनको मैं देखा नहीं, उनको सुना हूं केवल, तो सुनी सुनाई बातें क्या जरूरी थोड़ी है कि सत्य ही हो जाएं। अब उसमें विषय बनता है दो बातें, कल्पना का विषय है, इतिहास इसीलिए लिखा गया, यही है इतिहास। इतिहास का मतलब होता है इति प्लस हास, दो शब्दों से मिलकर बना इतिहास। अगर मैं शब्दों पर चर्चा करूं, इतिहास, हेरोडोटस को आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंतर्गत, इति प्लस हास ही तो लिखते हो। इति का मतलब होता है ऐसा ही, इति का मतलब होता है ऐसा ही, हास का मतलब हुआ, घटा, तो ऐसा ही हुआ, यानी जो चीजें हो चुकी हैं, जो चीजें बीत चुकी हैं। कहने का मतलब इतिहास जो होता है वह अतीत का अध्ययन कराता है। मेन रूप से अगर देखा जाए तो अतीत का अध्ययन कराने वाली पाठ्य सामग्री या दृश्य सामग्री जो होती वही इतिहास कहलाती, वही इतिहास बन गई। तो इन्होंने क्या लिखा, इतिहास। मेन विषय तो यही है। क्यों इतिहास लिखा, क्योंकि जिसको जानते नहीं है नहीं, नानी के पिताजी है नहीं, नाना के हमारे पिताजी को मैं जानता हूं, उनके पिताजी को जानता नहीं, मैंने उनके बारे में लिखा। तो क्यों लिखा, कैसे लिखा, उन्हीं से पूछ कर लिखा, किसी न किसी साक्ष्य के आधार पर लिखा। अब साक्ष्य भी दो तीन तरीके से मिल सकते हैं, एक तो लिखित साक्ष्य मिलेगा, एक बिना लिखा साक्ष्य मिलेगा, सुनी सुनाई साक्ष्य होंगे ना। तो उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन मेरा मेन विषय आप समझिए। अब 1839 ईस्वी में गारसा दतासी महोदय इतिहास लिखने जा रहे हैं, लेकिन अब इतिहास लेखन की परंपरा की जो शुरुआत हुई, जो पद्धति थी, वह कितने प्रकार से शुरू हुई, 4 प्रकार से हुई। बताइए, इतिहास लेखन की जब परंपरा की बात करते हैं, यानी इतिहास लिखे जाएंगे तो कोई ना कोई परंपरा होगी, जिसमें आप पढ़ते हो वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है ना। तो देखिए, इतिहास लेखन की पद्धति, हेडिंग डालिए, इतिहास लेखन की पद्धति। अब देखिए, इतिहास लेखन की 4 पद्धतियों का आपने वर्गीकरण किया होगा, पढ़ा भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ा होगा। वर्णानुक्रम पद्धति। अब देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति नाम से ही लग रहा है, यानी वर्ण के अनुसार जो पद्धति थी। आपने पढ़ा होगा गारसा दतासी की रचना इस्तवार द ललित रेतुर, शिव सिंह सेंगर की रचना आपने पढ़ा शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में। जब आप इन रचनाओं को पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि ये जो कवि हुए, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। अब ये वर्णानुक्रम पद्धति होती क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब, जैसे मैं बात कर दूं, लिखूं अगर आपसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, कुंभनदास,
ठीक है, और लिख देता हूं जगनिक। अब बहुत क्लियर से समझिएगा, वर्णानुक्रम पद्धति कहने का मतलब क्या है? जो वर्ण पहले आएगा उसी को आप पहले लिख दोगे। अब इसमें आप देखोगे सबसे पहले क्या आएगा, तो का आएगा, कबीर को लिख दोगे पहला स्थान का। अब इसी में कुंभन भी है, आप इनको भी लिख दोगे। देखो इनको कुछ भी, मान लीजिए आपने लिख दिया कुंभन दास, लिख दिया कबीर दास, लिख दिया। फिर आप देखिए का के बाद क्या आएगा, खा ग घ नहीं आ रहा, चा छा जा आएगा। आपने क्या किया, जा को लिख दिया। जा के बाद आपने क्या किया, फिर ता आएगा कि सा आएगा, तो आप कहोगे ता आएगा, आपने ता को लिख दिया। फिर आपने क्या लिख दिया, सूरदास को लिख दिया। अब जरा बताओ सूरदास का जन्म कब हुआ था, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इनको रचनाओं की जब बात करते हो तो जब हम कृष्णाश्रयी शाखा की बात कर रहे हैं वहां पर हम सूरदास जी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 78 को अब यहाँ आप देखिए तुलसीदास को कहाँ पर बैठा दिए। तो वर्णानुक्रम पद्धति जो थी, ये वर्णों की जो लेखन थी वो भी अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला अक्षर होता था, अल्फाबेटिकल वर्ण जो होते थे, उन्हीं के आधार पर नामों को आगे रख दिया गया। इसीलिए विद्वानों ने इसको सार्थक नहीं माना। यानी जो वर्णानुक्रम पद्धति थी, वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब क्या हो गया, वर्णों पर आधारित थी, इसीलिए इसको जो है विद्वानों ने अच्छा नहीं माना। समझ में आया कि नहीं? यानी अब इसको अच्छा नहीं माना, क्यों? क्योंकि इसमें काल गड़बड़ा रहा था। काल का मतलब समय गड़बड़ा जा रहा था, कहाँ कोई पैदा हुआ है और कहाँ बैठा दे रहे हैं केवल नाम के आधार पर इसको। पिता का नाम है केशव दास, अब बेटवा का नाम है अमरदास। तो अब क्या करोगे, अमरदास को पहले बैठा दोगे, केशव को बाद में करोगे क्या? तो लोगों को लगा अरे ये तो बात गड़बड़ा गई। फिर वहीं से मिस्र बंधु जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने, जॉर्ज ग्रियर्सन का आप जब बात करते हैं अंग्रेजी में वो ग्रंथ लेकर आ रहे हैं, उधर मिस्र बंधु आ रहे हैं, मिस्र बंधु विनोद लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो वर्णानुक्रम पद्धति गड़बड़ है। अब उन्होंने क्या किया, कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग करने लगे। क्या? कालानुक्रमी पद्धति, यानी यहीं से एक दूसरी पद्धति का देखिए आप नामकरण करने जा रहे हैं। वर्णानुक्रम पद्धति के बाद कालानुक्रमी पद्धति। अब देखिए कालानुक्रमी पद्धति, अब इसमें आपने वर्णानुक्रम पद्धति में मुख्य रूप से जब बात किया जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर की बात किया, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर की बात। अब हम कालानुक्रमी पद्धति की जब बात कर रहे हैं तो कालानुक्रमी पद्धति पर आपने देखा कविवृत्त संग्रह आता है। कविवृत्त संग्रह जब आया तो कवियों को काल क्रमानुसार रखा गया। आप ये बताइए क्या जरूरी है कि जो पहले पैदा हो गया हो तो वह रचना भी पहले कर सकता है क्या? आप बताइए, जो पहले पैदा हो गया है जरूरी है कि वो रचना पहले लिख देगा? तो भैया जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने ये जो लिखा कविवृत्त संग्रह, यह भी असफल रहा एक तरीके से अगर देखा जाए तो। इसमें भी यही कमी थी जिसको लोगों ने क्या किया, सही नहीं माना। यानी कहा ठीक तो है, जैसे कि आपने देखा कि 4591 कवियों का वर्णन करते हैं मिस्र बंधु, लेकिन इसको भी बहुत अच्छा नहीं माना गया। फिर आपका आता है, लोगों को लगा अच्छा वर्णानुक्रम पद्धति फेल हो गई, कालानुक्रमी पद्धति फेल हो गई, अब लोगों को लगा कि हम वैज्ञानिक पद्धति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वैज्ञानिक पद्धति। एक बात समझिए जरा, वैज्ञानिक पद्धति के जो असफल होने का सबसे बड़ा कारण रहा, इसमें ग्रंथकार जो थे निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन जो है वह सिर्फ संकलन को ही नहीं मानता। आप बताइए, अगर आप किसी चीज का संकलन बहुत अच्छे से करते हैं, संकलन का मतलब है कलेक्शन, जैसे मान लीजिए किसी चीज का आप कलेक्शन कर लिए। अब ये बताओ, कलेक्शन तो आपने किया, क्या इतिहास लेखक जो होगा या इतिहास लेखन जो होंगे वो संकलन को ही आप अकेले साक्ष्य मान लोगे क्या? संकलन को अकेले साक्ष्य नहीं माना जा सकता। इसीलिए इस पद्धति का भी
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और फिर आपकी आती है चौथी पद्धति जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रही, और वह है आपका विधेयवादी पद्धति। अब देखिए इसमें विधेयवादी पद्धति में आपने देखा कि सर्वप्रथम यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात आती है। इसके माध्यम से टेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों में के माध्यम से व्यवस्थित किया, और फ्रेंच विद्वान टेन ने ही इसे सबसे पहले जो है सुव्यवस्थित तरीके से इस सिद्धांत का परिपालन भी किया था, जिसमें जाति, वातावरण और क्षण विशेष को दिया गया। और हिंदी में सर्वप्रथम शुक्ल ने ही इस पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात आती है, बच्चन सिंह की बात आती है, आप बहुत सारे कवियों की बात करते हैं, बहुत सारे गद्य लेखकों की बात करते हैं, तो उनकी बातें जब आती है तो कहीं ना कहीं इसी विधेयवादी पद्धति की ही बात आती है। आप इसीलिए क्वेश्चन कई मर्तबे यह पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जब 1929 में 1929 ईस्वी में लिख रहे हैं, क्वेश्चन कई मर्तबे पूछा गया कि सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है, वहां पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ दुनिया भर के दे दिए जाएंगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया साथियों, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। कौन सी पद्धति? विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। इसी कारण जो है इनको हिट माना गया। कारण समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए आप सभी बच्चे, क्लियर है हमारी बातें यहां तक? तो ये थी इतिहास लेखन की परंपरा की पद्धति। 4 पद्धतियों का वर्गीकरण मिलता है, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और उसके बाद विधेयवादी पद्धति। प्रश्न कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया, मिश्र बंधुओं ने कौन सा किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया, गार्सा दातासी ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, सबसे प्रामाणिक पद्धति या सबसे अच्छी पद्धति किसको स्वीकार किया गया या कौन है, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ें। अब हम बात कर लेते हैं वर्णानुक्रम पद्धति से शुरुआत करते हुए हम अब एक एक सीरियल वाइज जो है चीज़ों की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इतिहास लेखन की सूत्रपात की जब बात आती है, शुरुआत की बात आती है, तो गार्सा द तासी का नाम आता है। चलिए, लगभग 52 का जो है कवियों के बारे में पढ़ना है, तो आप पहला नाम लिखिए गार्सा द तासी। गार्सा द तासी का नाम आता है साथियों। अब इनके जीवन परिचय से भी बहुत ज़्यादा आपका लेना लादना नहीं कि ये कब पैदा हुए कब मरे। इतनी ग्रंथ रचनाएं हैं कि उन्हीं को पढ़ते पढ़ते आप जो है याद करते करते समय में ही भूल जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इस बात को रटिए कि कब पैदा हुए कब मरे, कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ाते हैं इनकी लेखन। अब इनका ग्रंथ कौन सा है, पहले सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है, इस्तवार। इस्तवार द ला लितेतुर। देखिए, इनकी ग्रंथ की बात अगर हम करें उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहेंगे, एक चीज जान लीजिए। पहले ये कहाँ के थे, कौन सी भाषा में लिखेंगे, आखिर इतिहास ग्रंथ जो लिखा जा रहा है किस भाषा में लिखेंगे, यहाँ पर भी बातें आती हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा पहले लिख ही लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इनकी ग्रंथ पर लिख ही लेते हैं। इस्तवार, यहाँ लिखते हैं इस्तवार। इस्तवार द लिटरेचर। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। अब बहुत बारीकी से चर्चा करिएगा, एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे साथियों। पहला प्रश्न तो यही आता है कि ये कहाँ के थे। फ्रेंच के थे। गार्सा द तासी कहाँ के थे, फ्रेंच के थे। तो ये कौन सी भाषा में लिखेंगे, फ्रेंच भाषा में लिखेंगे। बड़ा लंबा प्रश्न ये बनता है यार, कोई फ्रेंच का व्यक्ति हिंदी का इतिहास लिखने जा रहा है, बड़ा सोचने वाला विषय है, कल्पना का विषय है।
इसके 2 संस्करण आते हैं। ये जो ग्रंथ लिखा इन्होंने इस्तवार द ललितेतुर ऐंदुई ऐंदुस्तानी, इसका 2 संस्करण आता है, 2 संस्करण में प्रकाशित होता है। प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण की अगर बात करें, प्रथम संस्करण 2 भागों में विभक्त था। पहले भाग का प्रकाशन जो हुआ वह 1839 ईस्वी में पहले भाग का प्रकाशन हुआ और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। तो पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। और द्वितीय संस्करण जो था यह 3 भागों में विभक्त है। यह 3 भागों में विभक्त है और इसका प्रकाशन परिवर्तित परिमार्जित कर करके सन 1871 ईस्वी 1871 ईस्वी में इस पर चर्चा करते हैं हम लोग क्या मतलब यही हकीकत भी है। तो 3 भागों में ये बटा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास आपसे पूछा जाए किसने किया, तो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। इनके ग्रंथ का नाम इस्तवार द ललितेतुर ऐंदुई ऐंदुस्तानी है, जो कि फ्रेंच भाषा में है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से निकल कर आते हैं। इसी ग्रंथ को आप 1952 ईस्वी में देखेंगे, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेन ने इसका जो है अनुवाद भी किया हिंदुई साहित्य के इतिहास से। अभी मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इसमें 738 कवियों का वर्गीकरण। अब देखो एक चीज पहले आप ये समझिए, प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक में किन किन कवियों को रखा है, तो हिंदी और उर्दू के कवियों को रखा है, जो कि अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार या वर्ण क्रमानुसार है, जिसमें 738 कवि हैं। कितने कवि हैं? इस्तवार द ललितेतुर ऐंदुई ऐंदुस्तानी में 738 कवि हैं। कितने कवि हैं? 738 कवि हैं। 738 कवियों में आपने पढ़ा कि 72 कवि तो हिंदी के हैं, 72 कवि हिंदी के हैं, शेष उर्दू के 72, यानी 738 में 72 घटा दो। इतना जोड़ना घटाना आपको आता है। आप कहोगे गुरुजी 666 होगा शायद, देख लेना जोड़ करके। 666, 6 2 8, 7 6 13 और 6 1 7। ठीक है, ये उर्दू के कवि हुए। बच्चे बड़ा कंफ्यूजन वाली बात, बहुत मार्मिक चीजों को समझिए। बहुत अभी तो ये केवल और केवल चीजों को समझा रहे हैं, चीजों को एक एक पॉइंट को आपको क्लियर कराएंगे। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेन की जब बात आएगी, लक्ष्मी सागर वारसेन ने हिंदुई साहित्य के इतिहास से इसका अनुवाद कराया। नाम आपसे पूछा जाता है किस नाम से किया, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास, चाहे तो आप लिख लीजिए किस नाम से किया। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका जो है अनुवाद कराया। क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। 2 भागों में प्रकाशन हो रहा है। पहले भाग का प्रकाशन पहले संस्करण का प्रकाशन 2 भागों में 1839 और 1847 में। द्वितीय संस्करण 3 भागों में हुआ, जो कि 1871 ईस्वी में। फ्रेंच विद्वान हैं, तो यानी इसकी भाषा कौन सी होगी, तो आप कहोगे गुरुजी भाषा फ्रेंच हो जाएगी, आदमी फ्रेंच का है तो फ्रेंच बोलेगा। क्वेश्चन कई मर्तबे पूछा गया इस शब्द में। किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बारीकी से समझना। एक बात बताओ, इस इस्तवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिटरेचर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐंदुई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और ऐंदुस्तानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई मर्तबे आपसे प्रश्न पूछा गया और वहां पर आप पढ़ते हो कि ऐंदुस्तानी में ऐंदुई के लिए हिंदवी, मुख्य रूप से ऐंदुस्तानी में ऐंदुई के लिए जो है आप देखेंगे
तो हिंदी की बात आती है, और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थात हिंदुस्तानी जो शब्द है वह उर्दू भाषा का है, उर्दू की बात आती है। ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से इसका प्रकाशन कराया गया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मैं भी पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट को लिखाने वाला हूं, पहले आप समझ लीजिए, फिर हर एक पॉइंट को मैं अक्षर सा लिख दूंगा। समझिए, यानी इस समय आइंदुई के लिए आपने देखा कि आइंदुई का अर्थ आप देख रहे हो कि हिंदी होता है। हिंदुस्तानी के लिए आप हिंदुस्तानी यानी उर्दू की बात कर रहे हैं, उर्दू हो गया। लितेतुर का मतलब क्या होता है? अगर आप इस लितेतुर, क्योंकि ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच भाषा के विद्वान हैं, फ्रेंच में लिखा इन्होंने। हिंदी में अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो आप लितेतुर का मतलब होता है लिटरेचर, लिटरेचर होता है। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा स्पेलिंग पर मत जाना। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। हिंदी में अगर मैं इस लिटरेचर की बात करूं तो साहित्य होता है। क्या होता है? साहित्य होता है। और इस्तवार, हिस्टॉयर एक शब्द है, आपने देखा होगा हिस्टॉयर, इंग्लिश मतलब फ्रेंच शब्द है हिस्टॉयर। उसी को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो आप हिस्ट्री लिखते हो। क्या लिखते हो? हिस्टॉयर को ही आप हिस्ट्री लिखते हो ना, HISTOIR। हिस्टॉयर को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो आप कहते हो हिस्ट्री, और हिस्ट्री का मतलब आप क्या पढ़ते हो? इतिहास। हिस्ट्री का मतलब आप क्या पढ़ते हो? इतिहास। तो आपने देखा इतिहास साहित्य का हिंदी एवं उर्दू, मतलब पूरे के पूरे अगर इनके ग्रंथ की चर्चा कर लिया जाए तो आप एक प्रश्न यह भी निकाल पा रहे हैं कि इस्तवार द ललितेतुर आइंदुई हिंदुस्तानी का अर्थ निकल गया कि हिंदी एवं उर्दू के साहित्य का इतिहास। तो हिंदी एवं उर्दू के साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम सूत्रपात किसने किया? गारसादा तासी महोदय ने किया। प्रथम संस्करण इसका जो है 1839 ईस्वी में, और द्वितीय प्रथम संस्करण 2 भागों में 1839 और 47 में। द्वितीय संस्करण के अंतर्गत 3 भागों में 1871 ईस्वी में आया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेन ने इसका जो है हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में अनुवाद भी कराया है। आयरलैंड की प्राच्य समिति के द्वारा, यहां से भी प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है कि किस प्राच्य समिति के द्वारा? तो ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य समिति के द्वारा इसका जो प्रकाशन हुआ था, यानी पब्लिकेशन। जैसे मेरी किताबें हैं तो किसी न किसी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होती हैं, तो प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित कराई गई। अब एक बात समझिए, जो ये हिंदी साहित्य का प्रथम प्रयास या सूत्रपात गारसादा तासी ने इस्तवार द ललितेतुर आइंदुई हिंदुस्तानी में किया, इसमें काल विभाजन का जो है प्रयोग नहीं किया। आप इसीलिए तो फेल हो गया। अंग्रेजी के ये वर्ण क्रमानुसार आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आगे आप अभी काल क्रमानुसार पढ़ेंगे, तो ये वर्ण क्रमानुसार, अंग्रेजी अक्षर के वर्ण क्रमानुसार इस ग्रंथ को लिखा गया। तो आपने गारसादा तासी महोदय को आपने पढ़ा। बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आशा एवं उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद मौलवी करीमुद्दीन को पढ़ेंगे, तज़किरा ई सुवराई हिंदी, जो कि 1848 ईस्वी में इसके बाद उनका प्रकाशन हो रहा है। उसी क्रमबद्ध तरीके से जो 56 कवि हैं, 56 के 56 कवियों को हम आपके बीच में बहुत अच्छे से संकलित कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक अच्छी तैयारी के लिए आप संस्थान के द्वारा जो स्कॉलिंग में नंबर्स चल रहे हैं, यहाँ पर आप बैच, हमारा जो भावी शिक्षक बैच 2.0 चल रहा है, उस बैच को भी आप ज्वाइन करके हमारी संपूर्ण कोर्स को, संपूर्ण क्लासेस को, जो कि लगभग 300 क्लास के माध्यम से आपकी संपूर्ण हिंदी कवर कराई जाएगी, उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो।
कैसे रहा आज का यह सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके आगे की बातों को करेंगे चर्चा और परिचर्चा। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।